गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10 के अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर इकाई 1 का अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास के मैं इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सके उसका क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है या होगा। तो सबसे पहले जो ये चैप्टर है इकाई 1, इसमें उपनिवेश के बारे में दिया है। मतलब पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था और भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था। तो पहला क्वेश्चन आता है कि भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत लगभग कितने सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो 1857 के विद्रोह से लेकर और 1947 तक लगभग लिया जाता है। तो भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था। एक और क्वेश्चन आता है इसमें ऑब्जेक्टिव की फूट डालो और नीति करो, ये किसका नियम था? ये अंग्रेजों का एक नियम था कि भारत में राज करना है तो फूट डालो, धर्म और जाति के आधार पर लोगों को लड़ाओ और शासन करो। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन आता है कि उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई शक्तिशाली देश कोई कमजोर देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाता था तो उसको उपनिवेश कहा जाता है। भारत कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947। भारत कितने सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उपनिवेश रहा? तो 200 सालों तक। भारत फूट डालो और नीति करो, ये किसका नीति था? तो अंग्रेजों का नीति था। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। अगला चीज है अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा। तो संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्राथमिक क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्थव्यवस्था के जो तीसरा क्षेत्र है उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण उद्योग, गैस निर्माण, मतलब निर्माण से संबंधित या खनन से संबंधित सारा चीज द्वितीय क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तीसरा क्षेत्र में सेवा से संबंधित सारा कार्य, बैंकिंग प्रणाली हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, डाक हो गया, ये सारा चीज जो है तीसरा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का है? ऑप्शन में रहेगा निर्माण उद्योग, बैंकिंग क्षेत्र, संचार, और एक इसमें से रहेगा पशुपालन। तो आपको देख लेना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा कार्य आता है, तो पशुपालन इसका आंसर हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सब क्षेत्र का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए ताकि निम्नलिखित करके जो क्वेश्चन आए चूज करने को कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है, कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है, तो आप आसानी से आंसर कर सको। अब विश्व के जितने भी देश हैं अर्थव्यवस्था के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो उस प्रकार के देश में समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है जहां पर समवित धन या संसाधन का मालिक किसी व्यक्ति या किसी संस्था के हाथ में होता है। उस प्रकार के व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आप अमेरिका में चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया या जापान या जर्मनी या इंग्लैंड, इस प्रकार के देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है जहां पर ज्यादातर संसाधन का जो मालिक होता है किसी निजी व्यक्ति या किसी निजी संस्था द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस प्रकार का अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर संसाधन का मालिक सरकार होता है या पूरा समाज का हक होता है संसाधन पर, उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को समाजवादी। तो इसमें एग्जांपल में हो जाएगा यूएसए, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जांपल में चीन हो जाएगा, रूस हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था का एग्जांपल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर कुछ संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ संसाधन पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, यहाँ पर रेल, पुलिस, ये सारा चीज जो है इस पर सरकार का कंट्रोल है और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर निजी व्यक्ति का कंट्रोल है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश में भारत,
फ्रांस, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसे भी आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार संसाधन पर किस प्रकार के व्यक्ति का अधिकार होता है, इसमें निजी व्यक्ति का या कोई संस्था का अधिकार होता है। किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में लोगों के कल्याण के बारे में ज्यादा सोचा जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है, इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था होता है वो मानव कल्याण पर ज्यादा ध्यान देता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्था इसमें मिश्रित होते हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देश का नाम भी याद करना जरूरी है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश का कौन कौन से देश उसके अंतर्गत आते हैं। ये सारा देश भी आपको याद होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सा देश किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला चीज सतत विकास, ये भी आपको जानना जरूरी है। सतत विकास किसे कहा जाता है? तो सतत विकास उस प्रकार के विकास को कहा जाता है जिसमें विकास तो हो लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए, या किसी खनिज का उतना ज्यादा यूज ना किया जाए कि भविष्य में उसकी संभावना कम हो जाए। अगर हम ऐसा विकास करते हैं जिससे पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करते हैं, जैसे कोयला ऊर्जा को पैदा करना है तो कोयला के जगह पर अगर सौर ऊर्जा का यूज करते हैं तो ये सतत विकास का एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर कोयला का यूज करेंगे तो पर्यावरण भी दूषित होगा और कोयला दिन पर दिन खत्म होने वाला संसाधन है, और उसके जगह पर सौर ऊर्जा का यूज करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी ठीक रहेगा। मतलब अगर हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे तो इस प्रकार के विकास को सतत विकास कहा जाता है। योजना आयोग, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है योजना आयोग। तो योजना आयोग से संबंधित आप लोग को याद होना चाहिए, योजना आयोग का अब नाम जो है बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा इसका एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है जो योजना आयोग के देखभाल करता है, योजना आयोग से संबंधित कार्य को संभालता है, लेकिन इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो भारत में पास हुआ था वो 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है भारत में 1951 से 1956 ये है। अगला चीज जो है, योजना आयोग के बाद एक और चीज होता है कि एक और क्वेश्चन इससे संबंधित रहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद भी आप याद कर लें। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। उसके बाद में विनिमय प्रणाली में पहले जमाने में सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली होता था, मतलब वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। कोई वस्तु को हम देंगे और उसके बदले में हमको कोई वस्तु मिलता था। इससे बहुत परेशानी होता था, वस्तु से वस्तु के लेन देन में बहुत ज्यादा परेशानी होता था। पता नहीं चलता था कि इस वस्तु के बदले में हमको क्या देना पड़ेगा, या एक जगह से दूसरे जगह धन को ले जाना भी दिक्कत था, या वस्तु को या धन को संचय करने में भी समस्या होता था। तो कई प्रकार के समस्या के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली के जगह मौद्रिक प्रणाली आया। मतलब कोई वस्तु को हम खरीदेंगे उसके बदले में हम पैसा देंगे, या कोई वस्तु को हम बेचेंगे उसके बदले में हमको मुद्रा मिलेगा, तो उसको मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। वस्तु से मुद्रा का लेन देन मौद्रिक प्रणाली, और वस्तु से वस्तु के लेन देन को बोला जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह एक मशीन है जिसके द्वारा मुद्रा का लेन देन किया जाता है, मुद्रा को डाला जाता है या निकाला जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बिहार के पिछड़ेपन का कारण और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते बिहार पीछे है, और कौन कौन से कारण है जिससे हम बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण में सबसे बड़ा कारण जो है वो है जनसंख्या। बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और बहुत सारा चीज है बिहार के पिछड़ेपन के कारण, इसमें सारा चीज दिया हुआ है।
बिहार के तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, हमारा निर्भरता कृषि पर ज्यादा है, हमें इस निर्भरता को कम करके उद्योग धंधा पर निर्भरता ज्यादा बढ़ाना चाहिए, या प्राथमिक क्षेत्र में और भी जो क्षेत्र है उस पर निर्भरता ज्यादा करना चाहिए, कृषि में आधुनिकता आना चाहिए। बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, हर साल उत्तरी बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से क्षति होता है, जिसके चलते बिहार पीछे होता जा रहा है। औद्योगिक पिछड़ापन, उद्योग धंधा में हम लोग पीछे हैं। गरीबी इतना ज्यादा है कि उद्योग धंधा करने में समस्या उत्पन्न होता है। खराब विधि व्यवस्था, हमारा विधि व्यवस्था भी खराब है। और कुशल प्रशासन का अभाव, प्रशासन का व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रशासन जो है कुशल नहीं है, और वो लोगों को या यहाँ के व्यापारियों को उस ढंग से व्यवस्था नहीं दे रहा जिस ढंग से और विकसित राज्यों में दिया जाता है। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण ये सारा चीज था। और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी समस्या है उस समस्या को सोल्व कर दें, पिछड़ेपन दूर हो जाएगा। जैसे जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, कृषि का तेजी से विकास किया जाए, बाढ़ पर कंट्रोल किया जाए, आधारित संरचना का विकास किया जाए। जो भी आधारित संरचना है, मूलभूत आधारित संरचना, उसका विकास होना चाहिए। उद्योगों का विकास होना चाहिए। सरकार को ऐसा रूल बनाना चाहिए जिससे गरीबी दूर हो। शांति व्यवस्था की स्थापना होना चाहिए, जहां पे शांति व्यवस्था का स्थापना होता है वहां पे उद्योग धंधा ज्यादा विकसित करता है। उसके बाद में केंद्र से अधिक संसाधन हमको मिले ताकि हमारा गरीबी दूर हो सके। तो बिहार में पिछड़ेपन के उपाय, पिछड़ेपन के कारण और पिछड़ेपन से दूर करने के उपाय, ये सारा उपाय है। उसके बाद में गरीबी रेखा, तो पोषण के आधार पर, खान पान, कैलोरी के आधार पर गरीबी को निर्धारण करने का एक तरीका है कि गांव में जिस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति रोजाना प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन लेता है रोज, उसको गरीब नहीं माना जाएगा। अगर वो 2400 से कम भोजन ग्रहण करता है, अपने भोजन में जो प्रोटीन की मात्रा है वो 2400 से कम लेता है, तो उसे गरीब माना जाएगा। और शहर में जो व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम भोजन प्रतिदिन ग्रहण करता है उसे गरीब माना जाता है। तो ग्रामीण इलाका के लिए 2400 कैलोरी और गांव के इलाका, शहरी इलाका के लिए 2100 कैलोरी रखा गया है पैमाना। उसके बाद में जिस व्यक्ति के पास 2400 कैलोरी नहीं है और वो गांव का है, प्रतिदिन 2400 कैलोरी उसको भोजन नहीं मिल पा रहा और वो गांव का है, तो उसको बीपीएल में रखा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। और सरकार जो है, सरकार इनका हेल्प करती है, इनको अनाज फ्री में देती है या बहुत न्यूनतम मूल्य पर अनाज मुहैया कराती है। उसके बाद में एक नरेगा है। नरेगा के बारे में भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, तो नरेगा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये एक कार्यक्रम है सरकार का, जिसमें सरकार जो है ग्रामीण इलाका के लोग जब खेती के बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता है, वो रोजगार खोजते हैं, तो सरकार इसके अंतर्गत उनको रोजगार मुहैया कराती है। तो ये सारा क्वेश्चन है पार्ट 1 का अर्थशास्त्र, 10th क्लास का अर्थशास्त्र का, और इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर अर्थशास्त्र के पार्ट 1 से अर्थशास्त्र से के क्वेश्चन आवे तो इतना ही में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक यू।